हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का ये पहला क्लास है और वर्णमाला को हम बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताने वाले हैं। आपको आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप क्लास के अंत तक बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। हम सब बड़ी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में ये बेसिक जो हमारा बेसिक ज्ञान होता है, बेसिक चीज़ें होती है, उसको हम छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। और यही सब जो बेसिक हम छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, यही सब पेपर में आ जाता है। तो हम सोचते हैं कि एडवांस लेवल का पूछ लिया, लेकिन एडवांस कुछ नहीं है, सब बेसिक लेवल का है। बस हम उससे छोटी चीजें सोच के छोड़ देते हैं। अगर हम आज इस क्लास में आपको स्वर और व्यंजन बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देख लीजिए, सब में यहीं से क्वेश्चन, से 2-3 क्वेश्चन तो बनते हैं, प्रश्न बनते ही हैं। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेल से चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रही हूँ कि आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्लास को पूरा देख के जाइएगा। आपको जरूर नई चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। क्योंकि अगर हम आपसे कहें कि आप वर्णमाला कितने, सॉरी, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे दो। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। लेकिन हम यहाँ और भी प्रकार भी बताएंगे और सारी चीजों को, ये जो होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, क्यों होते हैं। अगर हम कहें कि अंक और आहा को स्वर में नहीं गिना जाता, तो क्यों नहीं गिना जाता, आज तक आप नहीं जानते होंगे। बस पढ़ते आए होंगे, सब पढ़ा दिए होंगे, आप रट लिए होंगे, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की क्यों नहीं कहा जाता, उसको अयोगवाह क्यों कहा जाता है। तो इस क्यों का जवाब आज इस क्लास में आपको मिलेगा। हम सारी चीजें प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। आपको क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है, तभी आप सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, समान हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड। पहला सवाल ये उठता है, पहला प्रश्न ये उठता है कि वर्ड क्या है और ध्वनि क्या है। अगर वर्ड को ही ध्वनि कहा जाता है तो कभी कभी पूछ लेता है कि वर्ड में और ध्वनि में अंतर क्या है। तो आज इस चीज को हम बहुत ही अच्छे से और ध्यान से जानेंगे कि थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि हम किसको वर्ड कहते हैं, किसको ध्वनि कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ही, जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके वर्ड को, उसकी ध्वनि को भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस ध्वनियों को मिलाकर ही हम शब्द बनाते हैं, और शब्दों को मिलाकर वाक्य, और वाक्यों को मिलाकर हम एक भाषा, लैंग्वेज बना देते हैं। तो कोई भी भाषा अगर हमें सीखनी हो, चाहे वो हिंदी हुआ, चाहे वो इंग्लिश हुआ, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? वर्ड, ध्वनि। जो ध्वनि एक एक निकलती है उसी को तो हम भाषा कहते हैं। जब उसको लिखित रूप दे देते हैं तो उसको हम पढ़ सकते हैं, वर्ड कहते हैं। तो उसको हम देख रहे हैं। देखिए, वर्ड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है वर्ड को ही ध्वनि कहा जाता है। कभी कभी पूछता है वर्ड का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वनि होता है। ध्वनि का पर्यायवाची वर्ड होता है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, इस अंतर को आज हम जानेंगे। तो देखिए, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। क्या होता है? आवाज। आवाज, जो हम आवाजें निकालते हैं उसी को ध्वनि कहते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। अगर पूछा जाए कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि वह आवाज है, साउंड है। ऐसे लिख सकते हैं, ध्वनि वह आवाज है, आवाज है जिसे हम देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्या कर सकते हैं तब? बस सुन सकते हैं, बस सुन सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि या आवाज। ध्वनि को ही तो आवाज कहते हैं, साउंड इंग्लिश में साउंड कहते हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि वह आवाज है जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं। तो जो ये ध्वनि हम आवाज निकालते हैं, जब उसको हम देख नहीं सकते, बस सुन सकते हैं, तो अगर उसको देखें, उसको लिख दें, उसको लिखित रूप दे दे, तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम जो आवाज निकाल रहे हैं, जैसे हम का की आवाज निकाल रहे हैं, तो का क्या हो गया? का की आवाज निकाल रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं, तो क्या क्या हो गया? वर्ड हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इसको हम लिखित रूप दे दिए। अब इसे आप देख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, जब इसको आप लिखित रूप दे दिए, आप इसको देख सकते हैं, तो इसी को वर्ड कहते हैं। फिर से समझिए, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। जो हम एक एक करके आवाजें निकालते हैं उसी को हम ध्वनि कहते हैं। उसको हम लिखते नहीं है, अगर लिख दें तो वर्ड हो जाता है। बस इतना सा आपको जानना, कोई अंतर नहीं, एक दूसरे के परिवाची हैं ही। क्योंकि वर्ड को ही आवाज कहते हैं, आवाज को ही वर्ड कहते हैं। कैसे कहते हैं? जो आवाजें हम निकालते हैं उसी को हम ध्वनि कहते हैं, और उसको अगर हम लिखित रूप दे दें
जिसे हम देख भी सके तो उसको हम वर्ड कहते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही तो हुआ, बस उसको हम लिख नहीं रहे हैं, जब लिख दे रहे हैं तो वर्ड हो जा रहा है। तो क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। तो इसमें आप देखिए वर्ड किसे कहते हैं? उस आवाज को, उस जिस ध्वनि को हम लिखित रूप दे दे। जैसे अगर हम का की आवाज निकाल रहे हैं, इसको हम लिखित रूप दे दे तो क्या हो गया? वर्ड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे आप वर्ड की परिभाषा लिख सकते हैं कि वह आवाज जिसको हम लिखित रूप दे दे, वह आवाज जिसको हम लिखित रूप दे दे, जिसे हम देख सके, उसी को हम वर्ड कहते हैं। और वह ध्वनि, वह आवाज जिसे हम सुन सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि और वर्ड दोनों एक ही है, क्योंकि देखिए इक्वल का निशान लगा है, दोनों एक ही है, एक दोनों के पर्यायवाची है। बस डिफरेंस इतना है कि ध्वनि को हम सुन सकते हैं और उसी को अगर लिखित रूप दे दिए तो वर्ड हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आता है कि लिपि। लिप क्या है? तो जैसे देखिए अगर हम ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए तो क्या हो गया? इसको इसको पूछेगा ये भी तो। जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो सबसे पहले जैसे हम वर्ड सीखते हैं, वैसे इंग्लिश में जब इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेट सीखते हैं। तो जितने अल्फाबेट होते हैं सबको सीखते हैं। तो जो अल्फाबेट लिखा जाता है, उसी छोटे छोटे टुकड़े को, अल्फाबेट को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। तो इसको ये पूछेगा कि अंग्रेजी की जो एबीसीडी है कौन सी लिपि में है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। किसकी लिपि होती है? रोमन लिपि। इंग्लिश की होती है रोमन लिपि। वैसे ही हिंदी में जो हम का, खा, आ, ये सब पढ़ते हैं, और जो वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला की कौन सी वर्णमाला किसके लिए पढ़ते हैं? हिंदी भाषा सीखने के लिए। तो पूछेगा हिंदी भाषा की जो लिपियां हैं कौन सी लिपि है? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि, लिपि क्या है? तो आप कहेंगे देवनागरी, नागरी। तो देखिए अब सवाल ये उठता है कि लिप किसे कहते हैं? लिप तो आप सब पढ़ते आए होंगे कि अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है, हिंदी की देवनागरी लिपि है। लेकिन लिपि होती क्या है? लिपि वह है कि जब कोई भाषा हम सीखते हैं तो उसके जो प्रतीक, उसके चिन्ह को जो हम पढ़ते हैं, चिन्ह को हम जानते हैं, चिन्ह को जो लिखते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे अगर हमें हिंदी पढ़ना हुआ तो उसके चिन्ह, चिन्ह क्या हुआ? मात्रा हुआ, स्वर हुआ, व्यंजन हुआ, ये जो चिन्ह होते हैं उसी को हम लिप कहते हैं। सेम उसी प्रकार इंग्लिश में भी होता है। हम यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम हिंदी पे ध्यान देंगे। तो पूछेगा कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप कहेंगे वर्ड या ध्वनि है। वर्ड और ध्वनि में क्या अंतर है? वर्ड जो आवाजें हम निकालते हैं उसे बस सुन सकते हैं तो उसको हम कहते हैं ध्वनि, और उन्हीं आवाजों को अगर लिखित रूप दे दे तो उसको हम कहते हैं वर्ड, जिसे हम अब देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको वर्ड, इतना तो आप समझ गए। अब ये प्रश्न उठता है कि हम वर्ड के प्रकार पढ़ेंगे। वर्ड के प्रकार पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वर्ड विच्छेद। देखिए आप संधि विच्छेद सब पढ़े होंगे लेकिन वर्ड विच्छेद पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्ड विच्छेद। तो देखिए वर्ड विच्छेद में नहीं, वर्ड के प्रकार देखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे वर्ड विच्छेद। तो पूछता है वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही बेसिक लेवल का एक क्लास है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वर्ड के प्रकार कितने होते हैं? तो दो होते हैं। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। हमें कितने प्रकार को पढ़ना है वर्ड के? तो दो, स्वर और व्यंजन। तो अब यहाँ पर उठता है स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसी को जानेंगे, फिर जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो स्वर और व्यंजन में स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए स्वर की दो परिभाषा है। पहली परिभाषा है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित हो उसी को कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। पहली डिफिनीशन हो गई। दूसरी परिभाषा वह है स्वर की कि जो वर्ड बिना किसी की मदद लिए उच्चारित हो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। दो डिफिनीशन हो गई। तो डिफिनीशन जो परिभाषा है उसको अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए। पहले पढ़िए, फिर समझिए, फिर उसके बाद अपने भाषा में परिभाषा को बनाइए। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो उसे स्वर कहते हैं। जो वर्ड बिना किसी की मदद से बोला जाए, स्वयं उच्चारित हो
मूल रूप में अपने उच्चारित हो उसी को स्वर कहते हैं। तो इतना तो जान गए। अब ये होता है स्वर कितने होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अगर पूछेगा कि कुल स्वर कितने होते हैं तो आप कहेंगे कुल स्वर होते हैं 13। अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं तो आप कहेंगे 11। अब फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 11 और 13 ये क्या है, क्यों स्वर को हम पूरा नहीं गिनते, क्यों कभी 13 कभी 11 कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस क्यों का जवाब आप देखिए। तो देखिए स्वर पूरा कैसे 13 होता है, तो सारे स्वर को हम लिख लेते हैं। आ ई ई उ उ ए आए उ। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे स्वर को पहले हम लिख लेंगे। उ री ए ऐ ओ औ अं आह। यहाँ पर आप गिनिए, देखिए कितने स्वर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर 13 आह तक कितने स्वर हो गए, 13 स्वर हो गए। अगर पूछेगा हिंदी में कितने स्वर होते हैं तो 13 स्वर होते हैं। ठीक है, 13 स्वर होते हैं, इतना आप जान गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11। कैसे 11 होते हैं, तो हम आ ई उ री ए ऐ ओ औ इतने स्वर को हम कहते हैं कि ये 11 स्वर है, और इस दोनों स्वर को कहते हैं कि अयोगवाह है। अब देखिए सब आपके जितने भी मन में क्वेश्चन बन रहे होंगे सारे क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। यहाँ पर आप बस ध्यान से देखिए कि अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे अयोगवाह क्या है। आज से पहले आप नहीं जानते होंगे, बस इतना जानते हैं स्वर 11 है और टोटल स्वर 13 है, कहीं 11 कहीं 13 पढ़ते आए होंगे। कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं किए कि अंक आहा को स्वर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता, और कभी कभी रखा भी जाता है, क्यों रखा जाता है, इसको अयोगवाह क्यों कहते हैं, इस सबको हम जानेंगे। तो देखिए आ से लेके औ तक को 11 जो स्वर हैं ये होते हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर। यही जो आ से आहा है यही अपने मूल रूप में अकेले बोले जाते हैं। और रही बात अंक और आहा की, इसको अयोगवाह इसलिए कहते हैं। तो देखिए अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर पहली डिफिनीशन आप जाने स्वर की कि वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी की सहारा नहीं, किसी भी और वर्ड की सहायता उसको नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर देखिए अंक लिखा गया है, तो इस अंक इसकी मात्रा क्या होती है, अंक की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है। अब इस अंक को अकेले आप उच्चारित नहीं कर सकते, इस मात्रा को आप अकेले उच्चारित नहीं कर सकते, इसको किसी न किसी वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर जब आ की सहायता ली जा रही है तो जब अंक तब जाके इसको अंक कहा जा रहा है। जब इसको अंक कहा जा रहा है इसमें यहाँ दूसरे स्वर की सहायता ली जा रही है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजन के उच्चारण वाले अयोगवाह। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण होता है। इससे अभी देखिए हम कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं। देखिए इसका जो स्वर था, स्वर की परिभाषा यही थी कि वह स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा, उससे किसी और वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो सारे जो यहाँ पर अ है इसको और भी किसी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ी, लेकिन इसको देखिए अंक की मात्रा को आ की सहायता लेनी पड़ रही है, और आहा को भी देखिए आहा को भी आ की सहायता लेनी पड़ रही है। इसीलिए इसको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसको गिना नहीं जाता। लेकिन जो कि आ और आहा है इसके साथ, इसलिए इसको टोटल स्वर में गिना भी जाता है। अब देखिए अंक की जो मात्रा है इसको कहते हैं अनुनासिक। इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक, क्योंकि नाक से बोला जाता है। आहा को कहते हैं विसर्ग, ये जो बिंदी है दोनों इसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, अब यहाँ तक जान गए। अब इसको अंक और आहा को कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन के उच्चारण वाले शब्द को, स्वर और व्यंजन के, स्वर में तो आप उच्चारण इसका देख लिया, व्यंजन में इसका उच्चारण देखिए। जैसे अगर का है, का व्यंजन है, इसके ऊपर हम अंक की मात्रा लगाए थे कंक। अब देखिए का व्यंजन है, इसको बना दिए कहा। तो देखिए इसको सहायता लेनी पड़ रही है, अगर वह स्वर में है तो भी सहायता स्वर की लेनी पड़ रही है, और व्यंजन के साथ जा रहा है तो भी उसको किसी न किसी व्यंजन की सहायता लेनी पड़ रही, तभी उसका उच्चारण हो रहा है। वनली इसका जो ओ है चिन्ह है, इससे आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते, किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। तो अयोगवाह को क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजन वाले शब्द को अयोगवाह कहते हैं। स्वर और व्यंजन वाले शब्द को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह कहते हैं। तो आई होप आज समझ गए होंगे अयोगवाह किसे कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर अगर पूछेगा टोटल टोटल स्वर कितना है तो आप कहेंगे 13। अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं तो आप कहेंगे 11। क्या कहेंगे? 11। कैसे 11 हुआ आप यहाँ देख लीजिए, ऐसे 11 हुआ। अयोग वाक्य किसे कहते हैं? अयोग वाक्य उसे कहते हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों शब्दों का योग करके दोनों शब्दों में उसका प्रयोग हो, उसे उच्चारित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अयोग वाक्य कहते हैं। कैसे? यहाँ पर आप देख लीजिए, इसीलिए इसको अयोग वाक्य कहते हैं। इसका योग व्यंजन और स्वर दोनों में होता है। अब देखिए यहाँ पर हम जान लिए कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की दोनों परिभाषा जान लिए। 11 स्वर कैसे होते हैं, 13 स्वर कैसे होते हैं, इसको भी जान लिए। अयोग वाक्य किसे कहते हैं, इसको भी हम जान लिए। अब हम जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं, 13, और उसमें हिंदी वर्णमाला में स्वर 11। पूछता है मूल स्वर कितने होते हैं तो आप कहेंगे 4। 4 मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी बनता है कि मूल स्वर कितने होते हैं तो आप कहेंगे 4। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, इतना हो गया। अगर आपको इसको लिखना है तो लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हम मिटाएंगे, यहाँ पर स्पेस कम है। उसके बाद हम आगे चीजों को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे स्वर की मात्रा। स्वर की जो मात्रा होती है, जैसे आ ई ये सब तो पढ़े, लेकिन इसकी मात्रा भी तो होती है। इसको मात्रा में कैसे लिखा जाता है इसको हम जानेंगे। उसके बाद उसको कैसे व्यंजन के साथ उसका योग किया जाता है उसको भी हम जानेंगे। तो देखिए स्वर की मात्रा सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आता है उसी को स्वर कहते हैं। क्या समझे? व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए, जैसे अब देखिए यहाँ पर हम व्यंजन लिख रहे हैं, व्यंजन। अब इसको आप उच्चारित कीजिए, नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। अगर हम स्वर और व्यंजन लिखे तो स्वर इसे कहते हैं और व्यंजन इसे कहते हैं। अगर हम यहाँ पर का लिख दिए इसका मतलब इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है, इसलिए इसका उच्चारण हम कर पा रहे हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन उसे कहते हैं जिसे दूसरे वर्डों की सहायता से बोला जाए, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें व्यंजनों के उच्चारण को स्पष्ट करना हुआ तो हम इस व्यंजन के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हम स्वर की मात्रा, स्वर की योग करते हैं। देखिए व्यंजनों के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं। व्यंजन के साथ हम स्वर का योग करते हैं, तब जाकर के इसका उच्चारण स्पष्ट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर की मात्रा। तो आप देखिए यहाँ पर इसको मत लिखिए, यहाँ पर देखिए आधा का लिखिए, ई लिख दिए। ठीक है, यही कहता है स्वर की मात्रा की डिफिनीशन, परिभाषा यही है कि व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्वर का योग करते हैं। जब स्वर का योग कर देते हैं तो जो स्वर होता है अपने मूल रूप में ना आकर के कैसे आ जाता है? अपनी मात्रा में आ जाता है। कैसे आ जाता है? अपनी मात्रा में आ जाता है। और जिस रूप में आता है उसी को हम कहते हैं स्वर की मात्रा। देखिए व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आता है उसी को क्या कहते हैं? स्वर की मात्रा। देखिए जैसे हम लिख दिए रा, जैसे हम लिख दिए पा। पा क्या है? व्यंजन है। व्यंजन के उच्चारण को हम पा नहीं कहते। जब यहाँ पर हलंत लगा दिए इसका मतलब ये पा आधा है और आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। इसको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेंगे तो ये आधा और रहेगा और इसका उच्चारण सही से नहीं होगा। तो पा क्या है? आधा पा क्या है? ये व्यंजन है। ठीक है, इसमें हम स्वर का योग करते हैं, इसमें स्वर का योग करते हैं ओ का। ठीक है, ओ का स्वर का योग कर दिए ओ का। अब ये जो ओ है ये इसका स्वर का मूल रूप है। क्या है? स्वर का मूल रूप है। इस मूल रूप में ना आकर के जिस रूप में आता है, देखिए जैसे इस रूप में आ गया, इसी रूप को जो इस ए वाला रूप लिख दिए, इसी रूप को हम क्या कहते हैं? स्वर की मात्रा। क्या कहते हैं? स्वर की मात्रा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा क्लास। आगे चलते हैं, देखिए मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब यहाँ पर देख लीजिए स्वर के प्रकार देख लीजिए, स्वर का विभाजन भी देख लीजिए कैसे हुआ स्वर, और मूल स्वर कितने हुए, कुल स्वर कितना हुआ, वर्णमाला में स्वर कितने हुए, स्वर की मात्रा को भी हम देख लिए। अब देखेंगे स्वर
मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का दो विभाजन होता है। पहला होता है लघु स्वर। क्या होते हैं? लघु स्वर। जिसमें छोटी मात्राएं लगती हैं उसको कहते हैं लघु स्वर। जिसमें बड़ी मात्राएं लगती हैं उसको कहते हैं गुरु स्वर। ठीक है, जिसमें बड़ी मात्राएं लगती हैं। तो छोटा सा आपको याद रखने के लिए बता दिए कि मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन दो होता है। पहला होता है लघु स्वर, दूसरा होता है गुरु स्वर। लघु स्वर का मतलब जिसपे छोटी मात्राएं लगती हैं, गुरु स्वर का मतलब जिस पर बड़ी मात्राएं लगती हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। तो देखिए, याद रखने योग्य बातें हैं यहाँ पर। देखिए, हम वर्णमाला जब पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों को हम पढ़ लिए, स्वर पढ़ लिए, जिसको जो वर्ड थे उसको हम पढ़ लिए। अब वर्ड पे मात्राएं कैसे लगा करके हम व्यंजन को बनाते हैं, इसको हमें देखना है। अब देखिए, यहाँ पर व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर के जिस रूप में आता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम स्वर की मात्रा कहते हैं। अब इसको व्यंजन के साथ भी तो जोड़ना है, इसको व्यंजन के साथ हम जोड़ के देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे आ। ठीक है, आ की क्या मात्रा होती है? आ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अगर हम यहाँ पर का लिख रहे हैं तो का में कोई मात्रा नहीं दिखती, लेकिन उसमें आ होता है। तो अगर पूछेगा आ की कोई मात्रा होती है तो कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। इस आ का मात्रा होता है, इसकी मात्रा ए होती है, बड़ी की मात्रा ए होती है, छोटी की मात्रा ए होती है, बड़े की मात्रा ए होती है, सी की मात्रा ए होती है। ए की मात्रा ए वाला होता है, आई की मात्रा ऐसे होता है, ओ की मात्रा ऐसे होता है, औ की मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, अंग की मात्रा ऐसे, आह की मात्रा ऐसे। ठीक है, अब इसको व्यंजन के साथ हम योग करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, का को ही ले लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। आप का को ही ले लीजिए। देखिए, का में अगर आ की मात्रा जोड़े तो ऐसे बनेगा, ये व्यंजन है। अब देखिए, यहाँ पर आ की मात्रा जोड़ेंगे तो का। अब इसका उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ हम व्यंजन स्वर का योग कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा हो रहा है कि। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटे ऊ की मात्रा कु, बड़े ऊ की मात्रा कु, री की मात्रा क्री, ए की मात्रा के, आई की मात्रा कै। ठीक है, ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ, अंग की मात्रा कंक, आह की मात्रा आह, कंक, कहा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं स्वरों के साथ कैसे हम व्यंजन के उच्चारों को स्पष्ट करने के लिए हम स्वर का योग किए। स्वर क्या है? आ से और अंक तक सारे स्वर का योग किए और जिस वो अपने मूल रूप में, देखिए मूल रूप तो यही है, ये अपने मूल रूप में ना आकर के इस रूप में आया, जिस रूप में आया उसी को कहते हैं स्वर की मात्रा। तो स्वर की मात्रा क्या हुई? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम अभी लिखे वो स्वर की मात्रा हुई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। आगे है कुछ याद रखने योग्य बातें। तो देखिए, यहाँ पर हम अब देखेंगे कि जो हम शब्द लिखेंगे, शब्द पर मात्राएं को कैसे लिखेंगे। जैसे ये मात्रा तो हो गई, लेकिन अब कैसे आप जानेंगे कि यहाँ पर नीचे लिखना है, कि यहाँ पर कौन सा ऊपर लिखना है, कौन सा नीचे लिखना है, कौन सा आगे से लिखना है, कौन सा पीछे से लिखना है, उस सबको हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, पहली बात तो हम आपको कहे कि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उसमें लगा होता है क्योंकि का ध्वनि देता है, का की आवाज देती है। तो देखिए आ की आवाज देती है। तो पहला है ध्यान देने योग्य बात है कि आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा और आह की मात्रा वर्ड के पीछे लगाई जाती है। कौन कौन से? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और अंग की मात्रा वर्ड के पीछे लगाई जाती है। देखिए कैसे, जैसे अगर हम आम लिखें तो देखिए यहाँ पर देखिए आम ना लिख करके यहाँ पर राम लिख रहे हैं। देखिए राम, तो रा क्या है? रा व्यंजन है, उसमें आगे बड़ा आ की मात्रा लगा तो राम। यहाँ पर देखिए पहले स्वर व्यंजन आया, उसके बाद स्वर आया। यहाँ पर स्वर जो व्यंजन है व्यंजन के पीछे लगाई जाएगी, शब्द के पीछे लगाया जाएगा बड़े के। उसके बाद देखिए बड़ी की मात्रा, देखिए कीमा, कीमा यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है उसके पीछे लगाई जा रही है। अब ओ की मात्रा देखिए तो औरत, ओखल। ठीक है, ओखल, ओखली। तो देखिए यहाँ पर ओ जो है, ओ की मात्रा कहाँ पर लगाई जा रही है? शब्द के वर्ड के पीछे। औ की मात्रा देखिए औरत, औरत। ठीक है, यहाँ पर औ की मात्रा कहाँ लगाई जा रही है? वर्ड के पीछे। आह की मात्रा देखिए अतः, अतः। तो देखिए शब्द के वर्ड के पीछे लगाई जा रही है। अब दूसरा देख लेते हैं कि बड़ी की मात्रा, बस बड़ी, छोटी की मात्रा बस एक ही मात्रा है, वो है छोटी की मात्रा, वो कहाँ लगती है? वर्ड के आगे लगती है। जैसे गिनती, गिनती, विनती। ठीक है,
इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे अब हम देखते हैं कि छोटे ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, री की मात्रा वर्ड के नीचे लगाई जाती है। ये वर्ड के नीचे लगती है, जैसे हम लिख दिए कुल, कुल। तो यहाँ देखिए जो वर्ड है उसके नीचे लगाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा होगी, ए की मात्रा नहीं होगी। बड़े ऊ की मात्रा देखिए, यहाँ पर देखिए फूल, फूल। तो यहाँ पर देखिए वर्ड के नीचे लगाई जा रही है। यहाँ पर री की मात्रा देखिए, जैसे कृपा, कृपा। यहाँ पर देखिए री की मात्रा वर्ड के पीछे नीचे लगाई जा रही है। अब तीन मात्रा है, ए की, ऐ की और चंद्र बिंदु है, कहाँ लगाई जाती है? वर्ड के ऊपर लगाई जाती है। देखिए जैसे रैना, रैना, ठीक है। केला, केला। तो यहाँ पर देखिए जो मात्रा है आई की और एक कहाँ लगाई जा रही है? वर्ड के ऊपर लगाई जा रही है। अब देखिए अंक की मात्रा, जैसे आंख, आंख। तो यहाँ पर अंक की मात्रा वर्ड के ऊपर लगाई जा रही है। आगे देखते हैं, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने मूल रूप में आता है। जब कोई वर्ड, जो शब्द है, उसकी शुरुआत अगर स्वर से हो तो अपने मूल रूप में आएगा, ना कि मात्रा में। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं इमली, इमली। देखिए यहाँ पर इमली, इमली ई क्या है? स्वर है। तो ई छोटी की मात्रा का, छोटी की मात्रा ऐसे थी, इस स्वर की मात्रा क्या है? ऐसी है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं। जब हम किसी वर्ड की शुरुआत हम स्वर से करेंगे तो वो अपने मूल रूप में ही आएगा, मात्रा में नहीं आएगा। जैसे इमली, एहसान, एहसान, ठीक है। इमारत, इमारत, ठीक है। जैसे आम। तो देखिए यहाँ पर स्वर, यहाँ पर स्वर, यहाँ पर स्वर, सारे स्वर अपने मूल रूप में आए, मात्रा में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो उसमें मात्रा लगाने से शब्द जो है वो स्पष्ट ही नहीं होंगे। तो ये रूल है, आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़े हों, दो स्वर भी तो एक साथ आ सकते हैं। तो जब दो स्वर जुड़े होते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर जो होता है अपने मूल रूप में आता है। देखिए जैसे एक शब्द हम ले रहे हैं यहाँ पर शुरुआत, शुरुआत, फिर से लिख दे रहे हैं शुरुआत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दो स्वर एक साथ आए। पहला था, देखिए वर्ड विच्छेद करके हम देख लेते हैं। जब कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए कि आप उसके मूल रूप को जान जाए कि ये बना कहाँ से है। देखिए जैसे सा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम स्वर को, व्यंजन को अलग करेंगे। इसमें कौन सा है? ऊ, ठीक है। उसके बाद र, उसके बाद उ, उसके बाद आ, उसके बाद ता, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आ, ठीक है। उसके बाद है आ। यहाँ पर देखिए एक ये उ और आ, छोटा उ और आ एक साथ आया है। तो हम जब एक साथ ये दोनों स्वर आए हैं तो कहा गया है, नियम में यही कहा गया है कि पहला स्वर जो है, पहला स्वर की मात्रा आएगी, इसकी मात्रा छोटी ऊ की ये है, और दूसरा स्वर अपने मूल रूप में आएगा। तो कैसे शुरुआत बन गया? शुरुआत, ठीक है। शुरुआत, ठीक है। इतना आप जान गए। जैसे अगर हम आम लिखना चाहें तो आम एक शब्द है, आम। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ा आ है, बड़ा आ की मात्रा क्या है? ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर अगर बड़ा आ लिखना चाहे, आम, उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं व्यंजन से, स्वर से। तो यहाँ पर देखिए आपने पहले मूल रूप में आया, दूसरा उसकी मात्रा है, फिर उसके बाद हम आम लिख दिए। यहाँ पर शुरुआत आप लिख लिए, कैसे हुआ। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम आपको बताने की कोशिश किए हैं, आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो क्या क्या पढ़े हम आज? आज हम पढ़े वर्णमाला में बहुत ही बेसिक लेवल के शब्द, बेसिक लेवल के चीजों को पढ़े। देखिए सबसे पहले हम पढ़े कि वर्ड और ध्वनि क्या है। ध्वनि वह जो आवाज हम निकाल रहे हैं और उसी को लिखित रूप दे दे, जिसे हम देख सके, उसी को वर्ड कहते हैं, और जिसे हम सुन सके उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि और वर्ड दोनों एक ही है, क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। अब आता है वर्ड के प्रकार। वर्ड तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, व्यंजन जो स्वर की सहायता लेनी पड़े, ठीक है। यहाँ व्यंजन का हम वो नहीं लिखे, भूल गए। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में, उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, उसी को व्यंजन कहते हैं। देखिए जैसे एक का, इसको अगर कहेंगे व्यंजन है, एक स्वर आप कहेंगे व्यंजन।
अगर इसको कहेंगे व्यंजन है कि स्वर, तो आप कहेंगे ये वर्ड है न, ये स्वर और व्यंजन नहीं है, एक वर्ड है। क्यों है? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के योग से बना है। देखिए स्वर और व्यंजन के जब हम योग कर देंगे तो इसका उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वर्ड। देखिए फिर से देख लेते हैं कैसे। अगर इसके नीचे हलंत लगा है किसी भी वर्ड के नीचे, तो आप जान जाएंगे वो व्यंजन है। और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि इसको क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे कि व्यंजन, तो आप कहेंगे इसको वर्ड कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए कैसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्वर का व्यंजन के साथ स्वर का अगर हम योग कर दिए तो बन गया, इसका उच्चारण स्पष्ट हो गया, इसका उच्चारण हम कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया? वर्ड हो गया। ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है। कोई भी शब्द अगर लिखा गया है ऐसे, तो आप कहेंगे व्यंजन है, और कोई भी शब्द ऐसे लिखा गया है तो आप कहेंगे वर्ड है। ठीक है, और स्वर क्या है? स्वर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान से आपको बताएं। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे और क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, हम आपके लिए ऐसे और भी क्लासेस लाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और क्लास को पूरा देखिएगा। एक से दो बार आप देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।